Can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, let us first of all, let us read it from here, then I will discuss it later on. Okay, so in winter, the building sensible heat losses are partially compensated by the solar heat gains and internal heat gains, such as those from the occupancy, lighting, etc. So, can you understand it? What is the meaning of the first line? Tell me. देखो, कहने का पर्पज सिर्फ इतना है कि जब हम समर की बात करते हैं ना, तो समर में जो अंदर ह्यूमन बीइंग्स हैं या कोई और एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उसकी वजह से सेंसिबल हीट भी ऐड होती है और लेटेंट हीट भी ऐड होती है, और बाहर से भी जो है वॉल्स के थ्रू जो है हीट अंदर आ रही है। अब एक्चुअली में विंटर में क्या हो रहा है, विंटर में तो ठंडा है मौसम, ठीक है, अंदर टेम्परेचर डाउन है। तो अगर बाहर से कोई सोलर हीट गेन अंदर आती है, सो दैट वुड बी हेल्पिंग अस इन मेंटेनिंग द रूम टेम्परेचर, ठीक है। सिमिलरली लेटेंट हीट भी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह बहुत कम हो जाता है विंटर्स में। तो अगर ह्यूमन बीइंग से अंदर या कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें लेटेंट हीट ऐड हो रही है रूम में, तो वो जो है दैट वुड बी एडवांटेज टू अस, कि हमें जो है ह्यूमन बीइंग से कुछ लेटेंट लोड मिल जाएगा। तो बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि अ, चलो पहले पढ़ लेते हैं। सिमिलरली सेकंड लाइन अगर आप देखो ध्यान से, तो सेकंड लाइन में लिखा है, एक मिनट, ओके आई थिंक इट्स नॉट कमिंग। ओके, सेकंड लाइन में लिखा है, सिमिलरली द लेटेंट हीट लॉस ड्यू टू लो आउटसाइड एयर ह्यूमिडिटी इज मोर और लेस ऑफसेट तो बाय द लेटेंट हीट गेन्स फ्रॉम द ऑक्यूपेंसी। तो बेसिकली जो हमारा जो लॉस हो रहा है लेटेंट हीट का, दैट इज आल्सो मेट विद द हेल्प ऑफ द लेटेंट हीट एडिशन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये दोनों चीजें हैं। अब इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरे को एक दूसरी स्क्रीन खोलनी पड़ेगी, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ओके, so now you see it here, what I want to say, हमारे पास ये रूम है, और विंटर में क्या हो रहा है, यहाँ से सेंसिबल हीट लॉस हो रही है, इसी तरह से लेटेंट हीट लॉस भी होगा, कुछ ना कुछ जो लीकेज एयर की वजह से होगा। लेकिन हमारे पास क्या है, क्योंकि ये लेटेंट हीट लॉस हो रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है लो होगा और अंदर का टेम्परेचर हम हाई मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना है कि ये जो लॉस हो रहा है इसको हमने जो है कंपनसेट करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेस होना चाहिए वो हीटिंग का होना चाहिए, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी जब हम ये हीट लॉस की बात कर रहे हैं, हीट लॉस कुछ कंपनसेट तो हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दो, अगर ये रूम है हमारे पास, अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं, तो मॉर्निंग में बाहर का टेम्परेचर जो होगा काफ़ी लो होगा। मान लो कि मैं कहता हूँ कि बाहर का टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस है, अंदर आप मेंटेन करना चाहते हो 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे जो है मैक्सिमम हीट लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो जिस टाइम पे बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पे मैक्सिमम हीट लॉस है। तो अंदर जो हम एज ए ह्यूमन बींग्स या लाइटिंग लोड होगा, वो भी कोई ज़्यादा नहीं होगा मॉर्निंग में, मतलब जिसकी वजह से हम अंदर हीटिंग कर सकें। तो बेसिकली
हमें जो है विंटर एयर कंडीशनिंग जब हम करते हैं, थोड़ा सा फायदा तो है कि हमारे को जो है जब दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम पे क्या होगा, कुछ हो सकता है कि बाहर से सोलर हीट गेन हो जाए, कुछ हो सकता है, और अंदर से भी हो रहा है, तो दैट कुड बी पॉसिबल। बट एक्चुअली में जिस टाइम पे पीक लोड है, पीक लोड कब होगा, पीक लोड विंटर में हीटिंग का सबसे ज्यादा तब होगा जब मॉर्निंग है या नाइट की बात हो रही है। उस टाइम पे कोई भी एडिशनल हीटिंग हमें आउटसाइड से नहीं मिल सकती। तो अब इसलिए हमें जो डिज़ाइन करना पड़ता है हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, जो कि हम विंटर एयर कंडीशनिंग करते हैं, उसके लिए हमें जो है हमेशा मैक्सिमम लोड कंडीशन को ही लेके चलना पड़ता है। हम दोपहर की कंडीशन, नून की कंडीशन को या आफ्टरनून की कंडीशन को नहीं ले सकते। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि हमें जो है इसमें करना कैसे है। तो इसमें करने के लिए जो तरीका है, यू कैन सी द पॉइंट नंबर वन इज रिटन हियर। एक तो है प्री हीटिंग द एयर विद स्टीम और हॉट वाटर इन ए कॉइल फॉलोड बाय एडियाबेटिक सैचुरेशन एंड देन रीहीटिंग। ठीक है। यहाँ फिर दूसरा तरीका है कि हीटिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर इन ए एयर वॉशर विद पम्प्ड रिसर्कुलेशन एंड एक्सटर्नल हीटिंग ऑफ द वाटर फॉलोड बाय रीहीट। तो ये दो मेथड्स हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों मेथड जो हैं आगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे शो किए गए हैं। सो लेट मी शो यू हेयर। ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, हमें जो कंडीशन मेंटेन करनी है, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे शो हो रही है। आई जो है वो कंडीशन हमें मेंटेन करनी है। ये जो कंडीशन, आई थिंक यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द कर्सर हेयर। कैन यू सी द मूवमेंट ऑफ द कर्सर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये जो है कंडीशन आई है, ये हमें मेंटेन करना है। ये इनसाइड डिजाइन कंडीशन है, और एक तरह से ये जो कंडीशन है, ये आउटसाइड डिजाइन कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन जो है आउटसाइड डिजाइन कंडीशन है। तो बेसिकली मुझे वन से लेकर आई तक जाना है। तो प्रोसेस क्या हो सकता था कि डायरेक्टली जो है मैं वन से आई की तरफ जो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस कर दूं। दैट इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग द विंटर एयर कंडीशनिंग। और अदरवाइज मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं सबसे पहले प्री हीटिंग करूं फ्रॉम 1 to 2, फॉलोड बाय एडियाबेटिक सैचुरेशन 2 to 3, फॉलोड बाय रीहीटिंग फ्रॉम पॉइंट 3 to S। अब 3 to S पे क्या है, 3 to S पे जब हम एस पे पहुंचेंगे, एस जो है एक तरह से सप्लाई कंडीशन है। ओके, ये सप्लाई कंडीशन जब हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे, देन इट विल फॉलो दी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ समर एयर कंडीशनिंग में ही रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन केस ऑफ विंटर्स एक्चुअली। अब विंटर में कैसे है, देखो विंटर में क्या है कि हमारे पास जो है, जो लोड है हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो रूम से बाहर जा रहा है वो है QS। ठीक है, इसी तरह से लेटेंट हीट बाहर जा रही है वो है QL। तो इसका मतलब अगर मैं रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट करना चाहूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगा QS डिवाइडेड बाय QS प्लस QL। अब बेसिकली क्योंकि ये भी लोड, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स दिस हीट इज गोइंग आउट। तो ये दोनों, ये जो नेगेटिव्स और नेगेटिव्स हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है। ओके, तो इसलिए जब मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, अगर मेरे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट है और मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, और ये सेंसिबल हीट फैक्टर का स्केल है मेरे पास, और ये अलाइनमेंट सर्कल है, ठीक है, तो अगर मेरा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर 0.8 आया, तो मैंने ये लाइन को ज्वाइन कर लिया, ये मेरे पास रेफरेंस लाइन आ जाएगी। ओके, और जो इनसाइड डिजाइन कंडीशन है वो यहाँ पे है। ओके, इनसाइड डिजाइन कंडीशन यहाँ पे, इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये जो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन आ रही है, दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं सप्लाई कंडीशन रहेगी। तो अब मैंने क्या करना है, अब मेरे पास प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो ये आउटसाइड डिजाइन कंडीशन है, यहाँ पे O है। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने किया प्री हीटिंग। तो प्री हीटिंग का प्रोसेस मुझे मालूम नहीं है टर्मिनेट कहाँ पे करना है। ओके, आई डोंट नो वेयर टू टर्मिनेट इट। एंड सिमिलरली हमें ये भी नहीं मालूम कि हमें जो है फाइनली सप्लाई कंडीशन के बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है। बट यू कैन ऑलवेज ट्राई इट। ओके, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट हमने यहाँ पे 2 कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो अब हमें जो है कहाँ तक करना है, उसके लिए एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि हम हमारी सप्लाई कंडीशन यहाँ पे पड़ेगी कहीं ना कहीं। सपोज आई चूज दिस पर्टिकुलर सप्लाई कंडीशन, सपोज, ठीक है।
तो बैक ट्रैक करना पड़ेगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, यू कैन से, रीहीटिंग. ओके. नाउ it is ending at, it is means this line is coming at this particular location on the saturation curve. तो अगर ये saturation curve से मुझे ये लोकेशन पता लग गई. अब मुझे पता है, अगर मुझे ये कंडीशन पता है, अगर मैंने मतलब एस को डिफाइन कर लिया, सप्लाई कंडीशन को डिफाइन कर लिया, तो अब मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा. क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक एडियाबेटिक सेचुरेशन का प्रोसेस देता हूँ, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज दी adiabatic saturation along which the adult temperature is going to remain constant. तो इसका मतलब है मेरा टू यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो सकता. आई विल हैव टू गो अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो मेरा टू जो होगा वो प्रोसेस यहाँ पे होगा. तो मुझे जो है रीहीटिंग इज, सॉरी, प्री हीटिंग जो है वन से लेकर टू तक करनी पड़ेगी. वन क्या है? वन जो है आउटसाइड डिजाइन कंडीशन है एक तरह से. तो मुझे वन से टू तक जाना पड़ेगा, और टू से फिर मैं एडियाबेटिक सेचुरेशन करूंगा, और यहाँ पे एडियाबेटिक सेचुरेशन करने के बाद देन आई विल गो फॉर यहाँ पे रीहीटिंग के लिए. सो दिस इज हाउ आई विल डू दी विंटर एयर कंडीशनिंग. सो इज इट क्लियर टू यू? यस सर. ओके. तो अब देखो, इसमें एक थोड़ा सा और चीज़ें में मैं आपको बताना चाहूँगा. ये तो मैंने एक जनरल प्रोसेस बना लिया, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे. ये हमारे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट है. तो हमने जो है प्रोसेस कुछ इस तरह से किया. ओके. ये हमारे पास आउटसाइड डिजाइन कंडीशन है वन पे. ये मेरे पास टू आ गया, ये मैंने एडियाबेटिक सेचुरेशन का प्रोसेस किया, और ये सपोज पॉइंट नंबर थ्री आया, और उसके बाद मैं यहाँ पे गया पॉइंट नंबर फोर पे. पॉइंट नंबर फोर जो है, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ सप्लाई कंडीशन फॉर मी, एंड दिस इज द इनसाइड डिजाइन कंडीशन आई. और ये जो है, दिस इज रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन. ओके. तो इस तरह से है. बट अभी देखो, हमने जैसे बात करी थी समर एयर कंडीशनिंग में एक बाईपास फैक्टर की. अभी तक हमने यहाँ पे वो बाईपास फैक्टर की बात नहीं करी है. तो बाईपास फैक्टर लेना बहुत जरूरी है, बिना बाईपास फैक्टर के काम नहीं होगा. तो आई विल हैव टू रीड्रॉ द डायग्राम. अच्छा, इसकी पहले आप लोगों को स्कीम भी बता देता हूँ कि स्कीम क्या होगी. सपोज आई एम कंसिडरिंग दैट दिस इज द एयर एट स्टेट पॉइंट वन. सो वन से टू में क्या हो रहा है? वन से टू में हो रहा है प्री हीटिंग. तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ हीटिंग प्रोसेस, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस. तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है. ओके, दिस इज एन इलेक्ट्रिक हीटर. नाउ सपोज I know that I have to go up to this particular point, so its surface temperature is Ts. Okay, I am calling this surface temperature as, this is the average surface temperature. So I will be giving it a point, say point A. Okay, so when I will be representing the state of this electric heater on the psychrometric chart, I will be representing it by point A actually. After this, after pass, when the air passes over this electrical heater, it comes out at point number two. And after point number two, we have the adiabatic saturation process. So basically, we have a sort of, you can say, water is being sprayed here through the nozzles. Okay, this is the water which is being sprayed here, and the adiabatic saturation process takes place, and air comes out to be at point number three. Though it has been shown as point number three, but you know, this adiabatic saturation cannot have 100% efficiency. So let us say this comes out once again at point number three, but this condition on the psychrometric chart for this is represented as, let us say, B. So this point number B will be on the saturation curve actually, and the air will be coming out at a point three, whereas point three will be a little bit means within the psychrometric chart, and it won't be on the saturation curve. अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होना है थ्री टू फोर, that is basically once again reheating. So we require a heater basically. So it is a electrical heater, or you can call it as the electrical reheater. Okay, ये मेरे पास हो गया. अब यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है, पॉइंट नंबर थ्री है, एयर थ्री पे इस हीटर पे जा रही है. अब इसका जो सरफेस टेम्परेचर है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ बाईपास फैक्टर होगा. सो फाइनली एयर विल कम आउट आफ्टर रीहीटिंग एट स्टेट पॉइंट एस. इस पॉइंट एस को मैं फोर भी कह सकता हूँ. सो फाइनली एट फोर the air will enter into the room actually. Okay, so that is how it will happen. Now
Just a minute, I will draw the diagram. Now you see it here on the left side. Now I am drawing this diagram. So this is the condition. This is point number one, and this is point number, let us say A. Now this A actually represents the state of the electrical heater. This is the average surface temperature of the electrical heater. So I won't be able to achieve this particular temperature because of the bypass factor of this electrical heating system. So finally, the condition will be coming up to point number two. So the reheating will take, preheating will take place from 1 to 2, whereas the heater temperature is A. So what is the bypass factor? The bypass factor will be equal to potential unutilized, which will be given by TA minus T2 divided by the potential available, which is actually equal to TA minus T1. Okay, and then what I can do is I have to pass the air through the adiabatic saturator. So the process that would be followed would be along this line. So this point is actually B. So if the efficiency of the humidification is 100%, so the final condition will lie at point number B. But in this particular case, since the efficiency is not 100%, so the point will be somewhere here. So point 2 is here. And how to define this particular efficiency? This efficiency is defined as efficiency of humidification, and it would be given by, you can define it in terms of the specific humidity. So we could achieve W2, whereas the initial condition was, sorry, this is point number 3 actually. We could achieve W3, initial humidity at the entry was W2, and the maximum potential which was available to us was WB minus W2. So that is how, this is the efficiency formula for the adiabatic humidification process. At point number 3, the air once again enters into the electrical reheater, and it also has some bypass factor. So if I have to, this is the point number C. Okay, so the final condition will be somewhere here. This will be the supply condition S, or you can call it as 4 also, and this is the room sensible heat factor line, and this is the final condition I. So actually, the moment air reaches at point number S, it what happens? Because inside the room, the heat is being lost to the surroundings and air is entering at S. So immediately, because of the loss from the room, the air will be following this particular path and it will be established at this particular location, at location I. Okay, and for this reheating process, once again we can, for this bypass factor was actually for electrical heater. Similarly, I can define the bypass factor for reheater. So for bypass factor for reheater will be given by Tc minus Ts divided by, uh, it would be equal to Tc minus Tb. Is it clear? Is it clear to you? No, sir. Huh? Why did you take TB? Sorry, T3. Yes, Okay, sir. Clear, sir. it should be T3, not TB. Okay. So I hope now it is clear. Now, actually, when we have drawn this diagram, I hope this is clear to you. What could be the other possibility? We can actually go for, this was basically a scheme comprising of preheating. Okay, it was preheating followed by adiabatic saturation. Okay, and followed by, it was followed by reheating. Now, in the another scenario, this was the first case. We could directly go for a process heating and humidification also. Okay, we can do this process also. So let us see that how we are going to do that. So once again, I am drawing this psychrometric chart here. So this is the dry bulb temperature. Here we have the specific humidity. This is the condition I. Okay. So once again, I cannot mean, if this is the initial condition,
Okay, this is the outside condition, so I have to bring this outside air to this particular point actually. So I will just change the location of I so that it's easy for you to understand actually. So I will say that I is somewhere here. Okay, this is I. So I will carry out the process of heating and humidification from here to here up to point number S. This is the supply condition, and actually we have already drawn the room sensible heat factor line, which has been calculated using the sensible and latent heat loads. Okay, this is the, you can say, room sensible heat factor line. So once the air reaches at this particular point, okay, in the heating and humidification process, and this process will also have some sort of bypass factor. So I am just taking it to this particular point. So what is heating and humidification? Basically, heating and humidification system would be, here you have a uh, nozzles, and here we are supplying the hot water, and this hot water is being sprayed on the air which is entering at point number O. Okay, and let us say this is the position here, some position you can call as, let us say, A. So air should reach at point number A while the water is being sprayed, but it reaches up to point number S only. So we can always calculate the bypass factor for this particular case also. And once it reaches at point number S, it follows this particular path, which comes to, that means finally the air will be established at condition I. So I can always calculate how much is the room sensible heat loss and what is the room latent heat loss. So if I say this particular point is, say, P, okay, so I know that this from S to P, it is a latent heat loss, and P to I, this is the sensible heat loss. So QS is equal to mass of air into HS minus HP. This is one way of calculating the mass of the air which is being circulated. Okay, or otherwise, what I can do is I can write the other equation also. MQS is equal to 0.0204 cmm of the supply air into TS. Just a minute. Is no, this was the latent load actually. The above one was the latent because HS minus HP represent the latent. If I am writing the QS, so the temperature here should be TP minus TI. Is it clear to you? So I can calculate the CMM of the supply air from this particular equation. Or if I wanted to calculate the mass flow rate of the supply air, that also I could have calculated from this equation, that is HP minus HI. Is it clear to you? So this is from this equation, so I can calculate. Is it okay for you? Yes, So sir. ये जो equation, huh? Tell me. Clear, sir. Clear. Clear है. Okay. Now one more thing. If I want to know what is the, uh, uh, I will show this diagram. If I ask you in this particular case that what is the heating load which is required actually, heater load. So what is the answer? Okay, if I say what is the heating load? So I have calculated the value of the mass flow rate of the air. Okay, in both the cases, here also if you want to show, you can show it here. Okay, बिल्कुल वैसे ही शो कर सकते हैं जैसे हमने पिछले डायग्राम में जिसमें हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन शो करा है, इस पॉइंट को P मान सकते हो. तो बेसिकली वही प्रोसेस है. ठीक है, तो यहाँ पे एयर का मास फ्लो रेट तो मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है. एयर का मास फ्लो रेट आया हुआ है, तो हीटिंग लोड में कैसे कैलकुलेट करूंगा? इट इज मास ऑफ एयर इंटू H2 माइनस H1. ये हीटिंग है, हीटिंग और प्री हीटिंग जो भी बोल लो इसको. इसी तरह से क्यू री हीटिंग कैलकुलेट करना है, तो क्यू री हीटिंग कितना होगा? दैट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ एयर इंटू HS माइनस H3. इज इट ओके? करेक्ट है? Yes, तो sir. हाँ, टोटल हीटिंग लोड कितना होगा? टोटल हीटिंग लोड विल बी इक्वल टू क्यू क्यू प्री हीटिंग प्लस क्यू रीहीटिंग.
ओके, ये प्री हीटिंग है। प्री हीटिंग कौन सा था, ये था प्री हीटिंग। तो दोनों लोड्स को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो है टोटल हीटिंग लोड आ जाएगा कि मुझे हीटर्स में कितना इलेक्ट्रिकल सप्लाई करना है। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ मॉइस्चर कंटेंट कितना ऐड हुआ, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करने का बहुत इजी फार्मूला है, बताओ। कितना मॉइस्चर ऐड करा है? दैट इज गिवन बाय मास ऑफ एयर इनटू, अगर देखो जब हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस, मॉइस्चर कितना था, ये रहा, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू WA। फाइनली कितना मॉइस्चर हो गया, इट इज इक्वल टू WS विच इज इक्वल टू W3। ओके, तो ये मॉइस्चर हो गया। तो हमने मॉइस्चर कंटेंट जो ऐड करना है, ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट वुड बी इक्वल टू MA इंटू W3 माइनस W1। ये मॉइस्चर कंटेंट है, आप इसकी यूनिट्स चेक कर सकते हो। मास ऑफ एयर किस में है, केजीज पर सेकंड में। मॉइस्चर कंटेंट कितने हैं, केजी ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय केजी ऑफ ड्राई एयर, और ये भी केजी ऑफ ड्राई एयर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड फाइनली वी गेट this is the amount of the moisture which is added to the air. Is it clear to you? Yes, sir. ओके, तो ये जो है आज मैंने आपको विंटर एयर कंडीशनिंग के बारे में बता दिया है, इसको कैसे करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन कौन से करने हैं। अगर आपके पास सीपी अरोड़ा की बुक है तो सीपी अरोड़ा की बुक में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हुए हैं, 10-12। वो सभी आप जो है सॉल्व करो और उसको सबमिट करो। अदरवाइज आपको जो है कैलकुलेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगी। तो आपने क्या करना है, पूरे हर प्रॉब्लम के लिए एक सेपरेट साइक्रोमेट्रिक चार्ट लेना है और उसको सॉल्व करना है। अगर बात नहीं बनती है तो फिर हम बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, सबसे पहले जो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, शुरू के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो 15.1 15.2 तो काफ़ी इजी है, आई थिंक उसमें ज़्यादा जरूरत भी नहीं है साइक्रोमेट्रिक चार्ट की। फ्रॉम 15.3 यू मे बी नीडिंग दी साइक्रोमेट्रिक चार्ट आल्सो। ओके, तो आप सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ट्राई करने की कोशिश करो, और जो नहीं निकलता, जो थोड़े से टिपिकल हैं, जो कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं समर एयर कंडीशनिंग के प्रोसेस, अगर उसके बेस पे हैं तो वो सारे जो है आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लो। जिसमें मैंने वेंटिलेशन लोड का लिया था, टोटल वेंटिलेशन लोड पूरा है। दूसरे केस में मैंने लिया था कुछ रिसर्कुलेटेड एयर है और कुछ वेंटिलेशन है। और एक केस लिया था सबसे पहले जो 29th लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करा था, उसमें पूरी रिसर्कुलेटेड एयर थी। तो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आपको विंटर और समर एयर कंडीशनिंग के ऊपर ही बेस्ड मिलेंगे। तो ये आपने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने हैं। कितने दिन लगेंगे ये 10 न्यूमेरिकल 10-11 न्यूमेरिकल करने में, बताओ? 11 न्यूमेरिकल है यहाँ पे। आई एम गिविंग यू 1 वीक। ओके, तो 1 वीक में आपने इसको कर लेना। और मुझे जो है आज ही बताओ कि 1 मिनट,